हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नई वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा और उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पे मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तराखंड जिला दर्शन का हमारा टॉपिक चल रहा है। तो इससे पहले मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के 3 पार्ट्स आपके पास डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ से मैंने 200 से 250 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। वहीं इसी सीरीज में हम बात करेंगे आज देहरादून डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देहरादून डिस्ट्रिक्ट से टोटल आपके पास लगभग 350 के आसपास क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं, जहाँ पे मैं प्रत्येक वीडियो में आपके पास 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में 100 करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में 100, और फिर उसके बाद लास्ट वीडियो जो होगा वो थोड़ा लंबा होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन में डिस्कस करके इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो ऐसे अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं देहरादून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम बात करने वाले हैं आज देहरादून डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम जहाँ तक बात करने से सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो इसका डिस्कशन मिलता है, यानी कि इसके बारे में। तो 1676 में जो था वो गुरु राम राय जो थे वो देहरादून आए थे। सिखों के गुरु जो थे गुरु राम राय देहरादून करतारपुर पंजाब से आए थे, देहरादून आए थे, और यहाँ पर इन्होंने डेरा डाला था। तो जिस कारण से डेरा डालने के कारण इसको देहरादून कहा गया, और फिर बाद में इसी का नाम कई किताबों में देहरादून मिल जाता है। ठीक है। और इनकी आगमन की तिथि कुछ किताबों में 1699 भी बताई गई है। ठीक है। तो एक किंवदंती के अनुसार है कि देहरादून का जो पहले जो नाम था वो द्रोणनगर था। क्या था? द्रोणनगर था। ठीक है। तो अब इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो उत्तराखंड का जो यहाँ पे जो सबसे पहले तो इसको कब यहाँ पे बनाया गया था, तो वैसे उत्तराखंड जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट की स्थापना जो हुई थी, जो सहारनपुर मंडल में जो बनाकर जो मिलाया गया था वो 1817 में मिलाकर बना दिया गया था। ठीक है। तो यानी कि जो देहरादून की स्थापना हुई थी 1817 में, तब इसको देहरादून मंडल में सहारनपुर मंडल में मिलाया गया था। फिर इसके बाद 1825 में देहरादून को कुमाऊं मंडल में ला दिया गया, या कुमाऊं मंडल में शामिल कर दिया गया। फिर आता है 1829 में। 1829 में देहरादून के साथ जौनसार को मिलाकर इसे मेरठ जनपद में जोड़ा गया। कहाँ पे जोड़ा गया? मेरठ जनपद में इसको जोड़ दिया गया था, मेरठ मंडल में, सॉरी। फिर इसके बाद 1867 में नगर पालिका के रूप में इसकी स्थापना की, यानी कि नगर पालिका बनाया गया देहरादून को। और लास्ट फाइनली हम बात करें 1975 को देहरादून को गढ़वाल मंडल में मिला दिया गया, गढ़वाल डिवीजन में मिला दिया गया था। ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा इतिहास का। तो हम यहाँ पे जैसे देहरादून जिले की अगर डायरेक्ट स्थापना करता है तो 1817 में हुई है। ठीक है। कुमाऊं मंडल में 1825 में मिलाया गया है, और फिर 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में मिला दिया गया था। उसके बाद इसको उत्तराखंड के एक जनपद के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करने के लिए मिलेगी, थोड़ा सा इसका इतिहास है कि स्थापना कब हुई, इसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तब क्वेश्चन आता है कि सिखों के किस गुरु के डेरा डालने के कारण देहरादून का नाम पड़ा। तो मैं पहले बता चुका, गुरु राम राय। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने कहाँ पर तपोभूमि बनाई थी। तो कहाँ पर तपोभूमि बनाई थी? तो ये बनाई थी इन्होंने देहरादून में। कहाँ पर बनाई थी? देहरादून में। ठीक है। तो द्रोणनगर या द्रोणाचार्य भी इसको कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो यानी कि देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? तो देहरादून का प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर। क्या है? पृथ्वीपुर। देहरादून के किस शासक ने गुरु राम राय को 3 ग्राम दान में दिए थे? तो ये दिए थे फतेह शाह ने दिए थे। किसने दिए थे? फतेह शाह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के सेनापति नवाजुद्द खान ने दून घाटी पर कब आक्रमण किया था? तो दून घाटी पर 1636 में आक्रमण किया था। तो जहाँ पे मैंने आपको इससे पहले भी मैं आपको इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। रानी कर्णावती उस समय शासन कर रही थी। ठीक है। तो रानी कर्णावती संरक्षिका के रूप में थी। ठीक है। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में थी, लेकिन उन्होंने फिर वहाँ पर जो नवाजुद्द खां के जो सैनिकों की यहाँ पर नाक कटवा दी थी। यानी कि शाहजहाँ के सेनापति नवाजुद्द खां से सारे जो सैनिकों की जो नाक कटवा दी थी, जिस कारण से उनको नक्कट्टी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नक्कट्टी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास रानी कर्णावती। प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने दून घाटी पर क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? तो प्रदीप शाह के समय इसने आक्रमण किया था, तो वो किया था इसने 1770 में इसने आक्रमण किया था।
गुरु रामराय द्वारा देहरादून में मुगल शैली में निर्मित गुरुद्वारे की नींव कब रखी गई थी? तो गुरुद्वारा जो है झंडा साहिब, जहाँ पे झंडा मेरा जो लगता है गुरुद्वारा जो है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें मुगल शैली में इसका निर्माण किया गया, तो 1699 में किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 2 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बनते हैं। झंडा दरबार जो है यानी कि झंडा साहिब जो है वो कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। और किस शैली में बनाया गया? मुगल शैली में। और कब बनाया गया था? 1699 में। किसने बनाया था? गुरु रामराय ने बनाया था। तो इससे आपकी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। गुलाम कादिर ने दून क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? तो गुलाम कादिर ने दून क्षेत्र पर 1785 में आक्रमण किया था। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खुड़बुड़ा का युद्ध जो हुआ था, तो जहाँ पे खुड़बुड़ा के युद्ध के बारे में आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था 14 मई 1804 को। तो खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था, जो कि निर्णायक युद्ध रहा है प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच हुआ था, जहाँ पर प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद उनके पुत्र जो थे सुदर्शन शाह, ठीक है। तो ये दोनों प्रथम शाह सुदर्शन शाह जो थे, तो उन दोनों ने इसको यहाँ पे संभाला था। लेकिन संभाला क्या था कि क्योंकि गढ़वाल तो पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में गोरखाओं के कब्जे में आ चुका था। तो फिर उसके बाद में संगोली की संधि, फिर अंग्रेजों से सहायता लेना सुदर्शन शाह, फिर उसके बाद उसने उत्तराखंड को यानी कि गढ़वाल को आज़ाद करवाया था। ये भी हमें आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, वैसे मैं हिस्ट्री में इसको बता चुका हूँ, ठीक है। तैमूरलंग ने देहरादून पर में कब प्रवेश किया? तो तैमूरलंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो उसे समय से 1398 में ही ये आया था। और 1398 में ही इसका जो मुकाबला हुआ था, जो कत्यूरी वंश के अंतिम शासक जो था ब्रह्मदेव, उससे मुकाबला हुआ था, जहाँ पर ब्रह्मदेव को उसने यहाँ पे मार डाला था, ठीक है। और इसी टाइम इसने देहरादून में प्रवेश किया था 1398 में। नाला पानी का युद्ध कब हुआ था? तो नाला पानी का जो युद्ध हुआ था वो 1814 में हुआ था। 1814 में नाला पानी का युद्ध, यानी कि जब 1814 में जब लॉर्ड हेस्टिंग की से मदद मांगी थी सुदर्शन शाह ने, तो 1814 में ही लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनी सेना भेजी थी। तो उसने फिर यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरे गढ़वाल और कुमाऊँ को गोरखाओं से मुक्त करवाया था अंग्रेजों ने, ठीक है। खलंगा स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो खलंगा स्मारक जो है आपका वो कहाँ पर स्थित है? तो खलंगा स्मारक और खलंगा गढ़ी 2 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो खलंगा स्मारक जो आपका है वो आपका है नाला पानी में। कहाँ पर स्थित है? नाला पानी में स्थित है। बलभद्र शाह और उसके सैनिकों की स्मृति में कौन सा स्मारक बनाया गया है? तो वह है खलंगा गढ़ी। देखो जो बलभद्र शाह और उसके सैनिक जो थे, तो उन दोनों के बीच इनके जो स्मृति में बनाया गया जो यहाँ पे स्मारक है वो है खलंगा गढ़ी। और खलंगा स्मारक जो है वो अंग्रेजी जो गवर्नर जो था, यानी कि जो अंग्रेजी सेनापति जो तो कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो जनरल जिलेस्पी और उसके सैनिक जो जिन्होंने कि वहाँ से देहरादून की कमान संभाली थी, अलग अलग जगह से अंग्रेजों ने आक्रमण किया था गोरखाओं पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका नेतृत्व कर रहे थे जनरल जिलेस्पी थे और उनके सैनिक थे, ठीक है। तो जनरल जिलेस्पी और उनके सैनिकों का जो मुकाबला हुआ देहरादून में बलभद्र शाह और उसके सैनिकों के साथ, तो फिर इसने यहाँ पर इसको बोला जाता है खलंगा स्मारक। और बलभद्र शाह और उसके सैनिकों की स्मृति में जो बनाया गया स्मारक है उसको बोलते हैं खलंगा गढ़ी। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखने हैं, खलंगा गढ़ी और खलंगा स्मारक, ठीक है। देहरादून की स्थापना सहारनपुर जिले में कब की गई थी? तो देहरादून की स्थापना जो है सहारनपुर जिले में ऊपर बता चुका 1817 में की गई थी। देहरादून को कुमाऊं मंडल में कब शामिल किया गया था? तो देहरादून को कुमाऊं मंडल में 1825 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1825 में। और फिर इसको मेरठ मंडल में शामिल किया गया था 1829 में, जौनसार बाबर को जो मिलाकर पूरे एक जिला बनाया गया और फिर इसको मेरठ मंडल में बना दिया गया था 1829 में। और 5वां क्वेश्चन आपके पास यही है, ठीक है। देहरादून को नगर पालिका कब बनाया गया? तो देहरादून को नगर पालिका जो बनाया गया था वो 1867 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी। देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया था? तो देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया था 1975 में। देहरादून को अलग जिले के रूप में कब प्रकाशित किया गया था? तो देहरादून को एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो प्रकाशित किया गया था 1871 में। देहरादून को नगर निगम कब बनाया गया था? तो देहरादून को नगर निगम बनाया गया है 1998 में। देहरादून को नगर निगम बनाया गया था, तो 9 दिसंबर 1998 को बनाया गया था। देहरादून का लिंगानुपात क्या है? तो देहरादून का जो लिंगानुपात है तो वह है आपका 902, ठीक है। तो लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसको हिसाब से निकाला जाता है, तो 902 इसका है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर 902 महिलाएं हैं। देहरादून जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो देहरादून जिले का जो क्षेत्रफल है वह आपका है 3088 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की
अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो देहरादून पहले स्थान पर है जनसंख्या साक्षरता की दृष्टि से, ठीक है। और अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और महिला साक्षरता में देहरादून पहले स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास वही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो वो आपका है देहरादून स्थान पर है महिला साक्षरता की दृष्टि से भी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 14th क्वेश्चन है, देहरादून कि कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो ध्यान रखिए अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है तो ये आपका है चक्राता। अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें आरक्षित है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, चक्राता और नानक मत्ता। तो चक्राता आपका पड़ता है देहरादून में, नानक मत्ता आपका पड़ता है उधम सिंह नगर में। बाकी जो राजपुर जो है ये भी आपकी एससी सीट यहाँ पे है, ठीक है। तो एक एससी सीट एक एसटी सीट यहाँ पे में। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है देहरादून, ठीक है। देहरादून में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 16th, देहरादून में जो कुल तहसीलें हैं वो हैं 7 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं? 7 टोटल तहसीलें 7 हैं। जबकि विकास खंड जो उत्तराखंड देहरादून में है वो है, देहरादून में कुल कितने विकास खंड है? तो देहरादून में कुल विकास खंड है 6। कितने विकास खंड है? 6 विकास खंड है देहरादून में। तो 6 विकास खंड में यानी कि जैसे कि चक्राता हो गया, त्यूणी हो गया, कालसी, ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून और विकासनगर, ठीक है। तो ये जो तहसीलें होगी और जो विकास खंड है वो है सहसपुर, कालसी, डोईवाला, रायपुर, चक्राता और विकासनगर, ये इसके विकास खंड हैं। तो देहरादून की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि राजपुर है और चक्राता जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। देहरादून में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो देहरादून में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रों वाला जो जिला है वो है हरिद्वार, जहाँ पर 11 हैं। उसके बाद आपका आता है देहरादून, जिसके मैंने इसी तरीके से मैंने आपको याद करने के लिए पहले ही बताया हुआ है, आप पीछे की वीडियो देख लीजिएगा पहले ही, ठीक है। तो उसके बाद आता है देहरादून यानी कि जिसमें 10 हैं। उसके बाद आता है उधम सिंह नगर जहाँ पर 9 है। फिर उसके बाद आता है अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी जहाँ पर 6 सीटें हैं। फिर उसके बाद आता है 4 सीटें जो है आपका है पिथौरागढ़ में। फिर 3 सीट आपका उत्तरकाशी चमोली आता है। और फिर 2 सीट आपकी बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया कैसे हमें घटते क्रम में कैसे याद करना है, किस तरीके से मैं पहले बता चुका हूँ। देहरादून जनपद का जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग रहते हैं इसके हिसाब से बताता है, तो उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो देहरादून का जनसंख्या घनत्व में भी यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं यहाँ पे, क्योंकि 549, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं यहाँ पे। आप ध्यान रखें यहाँ पे 549 में डाल आंसर बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 549 जो है इसका जनसंख्या घनत्व है देहरादून का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देहरादून हिमालय और देहरादून जो है वो शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम नीचे से अगर हम जब जाते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, सबसे पहले आता है गंगा का मैदान आता है, फिर आता है तराई क्षेत्र, फिर आता है भाबर क्षेत्र, ठीक है, फिर आता है शिवालिक श्रेणी, फिर आता है दून एवं द्वार क्षेत्र, और फिर आता है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपके पास आता है, तो यानी कि ये सही है। तो देहरादून यानी कि दून घाटी जो होती है, ठीक है, दून एवं द्वार क्षेत्र जो है शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच आता है, एकदम करेक्ट आंसर है। देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, बिल्कुल ये भी सही है। मैं बता चुका पहले, मैंने आपको बताया था कि सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून, सबसे उत्तरी जिला आपका उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर। मैं पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। देहरादून राज्य की सीमाएं 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो किस किस राज्य की सीमा किस किस जिले से लगती है इसके बारे में बता चुका हूँ। तो देहरादून की सीमा ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। सर्वाधिक जो लगती है पौड़ी की लगती है, ठीक है। यूपी की जो सीमा लगती है वो 5 जिलों से लगती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपके देहरादून भी है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा देहरादून से लगती है, ये भी आपके पास करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी यानी कि आपके पास उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देहरादून जिले की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है? 22 क्वेश्चन है, देहरादून जिले की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो ये आपके है 4 जिलों को स्पर्श करती है देहरादून जिले की सीमा, ठीक है। तो 4 जिले कौन कौन से हैं वो? तो जो 4 जिले जो हैं वो आपके हैं हरिद्वार हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया और पौड़ी हो गया। तो 4 जिलों को स्पर्श करती है देहरादून की सीमा।
हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला देहरादून को स्पर्श करता है? तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला, सिरमौर जिला जो है वो आपका देहरादून को स्पर्श करता है, जबकि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला जो है वो देहरादून को स्पर्श करता है। ठीक है, देहरादून की सीमा को। तो आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से तो लगती है देहरादून की सीमा, लेकिन कौन कौन से स्थान से लगती है? तो हिमाचल प्रदेश की सिरमौर से और उत्तर प्रदेश से सहारनपुर जिले से लगती है। ठीक है, देहरादून में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? तो देहरादून का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो राजपुर है। कहाँ पर है? राजपुर है। तो जहाँ पर कि 200 से 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पे 318 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। टाइगर फॉल, मुलगाड फॉल और किमोना फॉल यानी कि जलप्रपात जो है देहरादून में कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो है आपके जो है ये चक्राता में स्थित है। मौसी जलप्रपात, मौसी जलप्रपात देहरादून में कहाँ पर स्थित है? तो मौसी जलप्रपात जो है वो मसूरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मसूरी में। शिखर फॉल जलप्रपात देहरादून में कहाँ पर स्थित है? तो शिखर फॉल जलप्रपात जो है वह है राजपुर में स्थित है। कहाँ पर है? राजपुर में। पटना जलप्रपात देहरादून में किस स्थान पर स्थित है? तो पटना जलप्रपात जो है आपका है ऋषिकेश में स्थित। कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरगढ़ जलप्रपात, गरुड़ चट्टी जलप्रपात और फूलचट्टी झरना जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पास जो सारे के सारे जो हैं ये आपके हैं ऋषिकेश में। ठीक है, कांसरो ताल देहरादून में कहाँ पर स्थित है? तो कांसरो ताल जो देहरादून में स्थित है वो आपका है रायवाला में। कहाँ पर स्थित है? रायवाला में। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रभागा नदी कहाँ से निकलती है? तो चंद यहाँ पे आ रहा है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, मैं नाम के पढ़ने के बाद बता रहा कैसे याद रखना। तो चंदबाड़ी ताल से निकलती है चंद्रभागा नदी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है गौतम कुंड देहरादून में कहाँ पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? तो गौतम कुंड जो है वो आपका है चंद्रबनी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रबनी यानी कि चंद्रबनी मंदिर भी है देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो चंद्रबनी वहीं पर क्या है? गौतम कुंड है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि यमुना नदी आसन नदी से कहाँ पर मिलती है? तो यमुना नदी जो है आसन नदी से डाक पत्थर में मिलती है। ठीक है, आसन बैराज, ये जो आजन बैराज हो गया है, आसन बैराज कब बनाया गया था? तो आसन बैराज या ढालीपुर जलाशय जो है इसको बोला जाता है। तो आसन बैराज जो है कब बनाया गया था? क्वेश्चन है। तो आसन बैराज बनाया गया था 1967 को। आसन बैराज बनाया गया था। कब बनाया गया? 1967 को। निम्न में से ढालीपुर जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो ढालीपुर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, क्वेश्चन इस तरीके से है कि निम्न में से किसे ढालीपुर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आसन बैराज जो है उसको ढालीपुर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। सिसवा एवं वाल्दी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिसवा एवं वाल्दी नदी जो है वो सोंग की सहायक नदियां हैं। रिस्पना व बिंदाल निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो रिस्पना और बिंदाल जो है वो सिसवा नदियों की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी रायवाला के पास गंगा से मिलती है? तो कौन सी नदी जो है वो रायवाला के पास गंगा से मिलती है? तो टोंस नदी जो है वो रायवाला के पास जो है वो गंगा नदी से मिलती है। सॉरी, सोंग नदी। ठीक है, सोंग नदी जो है वो रायवाला में जो है वो गंगा से मिलती है। सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर स्थित है? तो सहस्त्रधारा जो है वो स्थित है वाल्दी नदी के तट पर। कहाँ पर है? वाल्दी नदी के तट पर। निम्न में से कहाँ पर गंधक युक्त जल पाया जाता है? तो सहस्त्रधारा में पाया जाता है। भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून को रखा गया। तो भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून को 4 यानी कि जोन 4 में रखा गया है। किस वर्ष देहरादून में 8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था? तो वो आया था 1937 1937 में आया था। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए भूकंप मापी स्टेशन कहाँ पर बनाया गया? तो देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा। हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मे बी ये आपका जो क्वेश्चन है लोअर पीसीस अपर पीसीस किसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड में मुख्यतः संगमरमर पाया जाता है। तो संगमरमर सबसे ज़्यादा संगमरमर जो देहरादून में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून में कहाँ पर उत्तम किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है? तो मंदारम और बाराकोट दोनों में जो है उत्तम किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है। तो मंदारम और बाराकोट यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। देहरादून में कहाँ पर जिप्सम पाया जाता है? तो देहरादून में जो है घपीला नामक स्थान पर जो है वो यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है। ठीक है, तो घपीला जो गांव है यहाँ पर देहरादून में, तो वहाँ पर ही पाया जाता है जिप्सम। टोंस नदी में कुमा बुरेला क्षेत्र में, टोंस नदी के कुमा बुरेला क्षेत्र में पाया जाता है। तो कौन सा खनिज जो है यहाँ पर पाया जाता है? तो यह सीसा जो यहाँ पर पाया जाता है। लीची नगर, वननगर, सैनिक नगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो देहरादून को जाना जाता है। तो सैनिक नगर IMA जो यहाँ पे स्थित है। लीची नगर, लीची बहुत सारे यहाँ पर होती है। और वननगर के नाम से भी देहरादून को जाना जाता है। नदी बेसिनों के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो वो टोंस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था।
दून घाटियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 22 क्वेश्चन है। तो दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। राज्य के पहले चिड़ियाघर देहरादून जू का पुराना नाम क्या था? तो वो मानसी डियर पार्क है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में उसका नाम क्या कर दिया गया? देहरादून जू 2017 से, ठीक है, 2016 से, सॉरी। राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता? तो राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र कौन सा है? तो राज्य का पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो है मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य है। राजाजी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो राजाजी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1948 में की गई। आसन वेटलैंड आरक्षित की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपके 2005 में। राजाजी नेशनल पार्क मिलकर बनाया गया। तो मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य हो गया, राजाजी वन्यजीव अभयारण्य हो गया और चिल्ला वन्यजीव अभयारण्य, तीनों को मिलाकर ये बनाया गया है। तो यानी कि उपरोक्त सभी आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजाजी नेशनल पार्क हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में की गई है। राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय देहरादून में ही है। 2016 में किसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था? तो 2016 में जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो घोषित किया गया है राजाजी नेशनल पार्क को किया गया है। नेक्स्ट कि राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है। तो राजाजी नेशनल पार्क 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में। तो यानी कि उपरोक्त सभी। आपके पास डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि कितने जिलों में फैला हुआ है। तो देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार अगर आप याद आए आपको तो इजीली आप लगा सकते हैं कि 3 जिलों में फैला हुआ है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो राजाजी नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पर रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी, राजगोपालाचारी। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य जो है मसूरी वन्यजीव अभयारण्य है। मसूरी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट क्लेव यानी कि बटेर जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। वन्यजीव मसूरी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1983, 1986 और 1983, यहाँ पे 93 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1993। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम बंगाल में हुई थी 1767 में, जो कि बाद में जो था वो देहरादून लाया गया था 1942 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वही है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी। देखिए आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम स्थापना पूछ रहा है तो बंगाल में की गई थी 1767 में, और 1942 में इसको फिर देहरादून मुख्यालय को लाया गया था। देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से कब की गई थी? तो 1878 में की गई थी। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर कब इंपीरियल स्कूल किया गया था? तो ये 1884 में किया गया था, ठीक है। तो ये आपके पास सबसे पहले आपको जो फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल है, सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई थी 1878 में, जो 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। 1878 में देश के पहले वन विद्यालय के रूप में हुई थी, जो कि यानी कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुई थी, जिसके गठन की सलाह जो थी वो थी डिट्रिच ब्रैंडिस ने इसकी सलाह दी थी, जो कि इसके पहले वन महानिरीक्षक भी थे, जो कि 1865 में इनको बनाया गया था, 1865 में, ठीक है, बनाया गया था। और 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। 1878 में इसकी स्थापना होने के बाद यहाँ पर जो 1884 में जो था इसका नाम बदलकर, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल किया गया। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, इसका फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल किया गया 1884 में, जबकि 1878 में पहले इसको यहाँ पर जो इसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से इसको यहाँ पे रखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब किया गया था? तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया था 1906 में, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो अलग अलग यहाँ पे हैं, यानी कि जैसे कि पहला आपके पास है कि देहरादून में जो फॉरेस्ट स्कूल जो है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई थी? तो 1878 में की गई थी। फिर 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल किया गया, और 1906 में इसका नाम बदलकर फिर से इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया, और स्वतंत्रता के बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है।
तो 15th का मैं आंसर पहले बता चुका हूँ, 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था। तो एफआरआई जो है, एफआरआई को डीम्ड का दर्जा दिया गया था 1991 में। एफआरआई का मुख्य भवन किस शैली में बना हुआ है, ग्रीक एवं रोमन शैली, यानी कि ए व बी दोनों में बनाया गया था। एफआरआई यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्य भवन का उद्घाटन कब किया गया था। तो मुख्य भवन का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था इसमें 1929 में। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो वही एफआरआई आपका जो है यानी कि देहरादून में स्थित है। भारत का प्रथम वन महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया था। तो 1865 में जो पहला वन महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था, डिट्रिच ब्रैंडिस को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान एफआरआई भवन की आधारशिला तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा कब रखी गई थी। तो इसकी स्थापना जो लॉर्ड इरविन के टाइम पर हुई थी, तो रखा गया है यानी कि 1923 में रखा गया था। ठीक है, 1923 में। एफआरआई ने कब प्लेटिनम जुबली मनाया। प्लेटिनम जुबली यानी कि 2006 में, 100 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है प्लेटिनम जुबली, 2006 में। एशिया का लकड़ी से निर्मित दीक्षांत सभागार कहाँ पर स्थित है। तो आपका देहरादून में एफआरआई में स्थित है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी। तो हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985, 86, 88, 89, यानी कि 1989 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। तो 2009 में दिया गया। देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 2009 में। दून अस्पताल की स्थापना कब की गई। तो दून अस्पताल की स्थापना की गई थी 1935 में। उत्तराखंड सेवा चिकित्सा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तराखंड सेवा चिकित्सा बोर्ड की स्थापना 2015 में की गई थी। दून अस्पताल को कब राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा जो दिया गया था दून मेडिकल कॉलेज को 2016 में दिया गया था। ठीक है। तो दोस्तों आपके पास था उत्तराखंड के जो जिला दर्शन में देहरादून का पहला वीडियो, जहाँ पर पार्ट 1, जहाँ पे हमने 100 लगभग 100 के आसपास हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि फ्लुएंटली अगर बोलने में थोड़ा जल्दबाजी हो रही है, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।